सचिंद्र जी, अब तक आपने केवल भारतीय समाज के 4 युगों में सामाजिक संरचना के 5 मूल नियमों, सामाजिक श्रम के नियम, सामाजिक विवाह संबंध के नियम, सामाजिक विचार के नियम, सामाजिक अनुशासन के नियम और सामाजिक व्यक्ति के मानवाधिकार के नियम को युगानुरूप संवैधानिक बनते दिखलाया है। आज आप इन नियमों को संतुलता मूलक चीनी समाज में लागू होते दिखलाने की कृपा करें। सृष्टि सुलभ जी, आपके द्वारा पूछे जा रहे प्रश्न और उससे बनाई जा रही समझदारी विश्व मानव समाज के लिए अत्यंत ही हितकारी है। जब तक विश्व मानव समाज के विद्वान लोग और आम लोग इन 5 मूल नियमों को, जिसका उल्लेख आपने किया है, प्रचुरता मूलक सामाजिक संरचना, संतुलितता मूलक सामाजिक संरचना और अभाव मूलक सामाजिक संरचना में ये कैसे लागू होते हैं, इसकी वैज्ञानिकता को नहीं समझेंगे तब तक विश्व मानव समाज के विकास के इतिहास को नहीं समझेंगे, और जब तक विश्व मानव समाज के विकास के इतिहास को नहीं समझेंगे तब तक तो वो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला समाज चलता रहेगा। आज के कार्यक्रम में आपने ठीक प्रश्न किया है कि चीनी समाज में ये 5 मूल नियम कैसे लागू होते हैं। तो सबसे पहले तो हम चीनी समाज के प्राकृतिक परिवेश की समझदारी को देखें। सबसे पहले संत लाओ जी 32 शिष्टाचार के नियम लिखे हैं और इसमें संतुलितता का क्या अर्थ होता है और संघीय समाज का क्या अर्थ होता है, इसको अपने 2 मूल नियमों में, शिष्टाचार के नियमों में दिखलाया है। देखिए, पहला है संत लाओ जी कहते हैं, छोटे और शांति प्रिय राज्य। ये शिष्टाचार का नियम है, छोटे और शांति प्रिय राज्य। वो लिखते हैं, एक छोटा सा देश हो और उसकी आबादी थोड़ी हो, आदमी की शक्ति को बढ़ाने वाले यंत्रों का प्रयोग वहाँ न हो, लोग मौत के प्रति संवेदनशील हो और लंबी दूरी की यात्रा न करें। यद्यपि वहाँ विशाल नावें और वाहन हो, कोई उनमें यात्रा न करें। यद्यपि वहाँ कवच और शस्त्र हों, कोई उनका उपयोग न करें। लोगों को रस्सी में गांठ लगाने और गन्ना में प्रयोग करने दें। लिखने की अपेक्षा अपने भोजन में रस लें और अपनी पोशाकें सुंदर बनाएं। अपने घर शांतिपूर्ण रखें और अपने रीति रिवाजों का आनंद लें। पड़ोसी राज्य भले ही नज़रों के सामने हो, यहाँ तक कि एक दूसरे के मुर्गों की कुकरूं और कुत्तों की भौं भौं सुनाई दे, दूसरी तरफ और लोग बड़ी लंबी आयु जीकर मरें बिना इधर उधर आए गए। ये है संघीय समाज, ये है संघीय समाज। एकदम छोटा सा राज्य, कम्यून जिसको कहते हैं। अब फिर दूसरा नियम उनका है कि
दूसरा नियम है नाम का मोह छोड़कर प्रकृति के नियम से चलें। मैक्रो टेक्नोलॉजिकल क्रिएशन वो नैनो टेक्नोलॉजिकल क्रिएशन के अनुसार चलने के लिए नहीं कहते हैं। उनका कहना है कि लोगों को प्रकृति के नियम के अनुसार मैक्रो टेक्नोलॉजी के अनुसार चलने की ज़रूरत है। देखिए वो कहते हैं शाश्वतताओं की सरलता अकथनीय है, यद्यपि यह साधारण है। संसार इसे अपना दास नहीं बना सकता। यदि राजकुमार और सम्राट इसे इसी रूप में बनाए रखें तो सारा जगत उनके सामने नतमस्तक होगा। स्वर्ग और पृथ्वी मिलकर के मधु बरसाएंगे। लोग स्वयं संतुलित रहेंगे बिना आदेश की, एकदम उसमें किसी के आदेश की ज़रूरत नहीं है। प्रकृति के नियम समाज के लोगों को संतुलित रखेंगे। जब संसार चक्र चला तभी उसको नाम मिले। नामों की भी एक सीमा होती है और उस सीमा को जानकर रुकना चाहिए। जो जानता है उसे कहाँ रुकना है, उसके लिए खतरा नहीं है। ताओ और संसार के बीच संबंध वैसा ही है जैसा पर्वतीय झरनों और जलधाराओं का स्वयं को बड़ी नदियों और समुद्र में मिला देना। अब छोटे राज्य, कम्यून, गांव और सम्राट कहाँ का होता है तो ढेर सारे कम्यून को मिलाकर के जो राज्य बना है वो सम्राट होता है और कम्यून का संचालक राजकुमार कहलाता है। तो इस तरह से लाओ त्से ने संतुलितता और कम्यून दोनों का अर्थ बतला दिया है। अब प्रश्न उठता है कि ये 5 नियम, सामाजिक श्रम के नियम, सामाजिक विवाह संबंध के नियम, सामाजिक विचार के नियम, सामाजिक अनुशासन के नियम और सामाजिक व्यक्ति के मानवाधिकार के नियम इस कम्यूनी समाज में कैसे लागू होता है, इसकी समझ बनाना बहुत जरूरी है। अब पहले इसको देखिए, सामाजिक श्रम के नियम यह संघीय है। भारतीय वर्ण समाज में व्यक्ति मूलक, जन्मना जातीय समाज में समाज मूलक और फिर वर्गीय समाज में दास और मालिक के बीच का श्रम होता है। चीनी समाज में संघीय सामाजिक श्रम होता है। संघीय सामाजिक श्रम का मतलब टाइम बॉन्ड, कम्यून सोशल लेबर, कालबद्ध संघीय सामाजिक श्रम। अब ये कालबद्ध सामाजिक श्रम क्या होता है तो छोटा सा गांव, छोटी सी आबादी, अब उसमें यदि 500 आदमी सक्षम श्रमिक हो तो 5 ग्रुप श्रम का बनाया जाता है। एक श्रम 100 आदमी समाज के लिए, सारी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। दूसरे 100 लोग सबके लिए घर बनाते हैं। तीसरे 100 लोग सबके लिए कपड़ा बनाते हैं। चौथे 100 लोग सबके लिए सड़क, नहर तहर की व्यवस्था करते हैं। 5वें 100 लोग सबके लिए स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। इस तरह 1 बरस का संघीय श्रम होता है, 100 लोगों का। दूसरे बरस में जो पुराना श्रम करता था उसको फिर दूसरे श्रम में देता है, तीसरे श्रम में देता है। तो मुद्रा और बाजार के विकास के पूर्व तक जब हम चीनी समाज के इतिहास को देखते हैं, विकासात्मक इतिहास को, तो इसमें प्रथम रूप है 1 बरस का सामाजिक श्रम, संघीय सामाजिक श्रम। फिर 5 बरस का संघीय सामाजिक श्रम होता है। फिर 10 बरस का सामाजिक संघीय श्रम होता है। उसके बाद मुद्रा और बाजार का विकास हो जाता है
और उत्पादन आधारित सामाजिक वितरण प्रणाली की सीमा टूट जाती है और इससे पुराने शिष्टाचार के नियम भी टूट जाते हैं। अब उस समय में जो समाज को चलाने वाला केंद्रीय राज सत्ता थी, वो व्यक्ति के मुनाफामूलक सामाजिक वितरण प्रणाली के पक्ष में रहते हैं। महाभारत में हमने देखा कि किस तरह से अंधा युग में राज सत्ता मुनाफामूलक वितरण प्रणाली के पक्ष में चले जाते हैं। शकुनी मामा अर्थशास्त्र के प्रख्यात विद्वान बन जाते हैं राजसत्तात्मक। उसी तरह से चीनी समाज में भी जब मुद्रा और बाजार के विकास के बाद व्यक्तिमूलक मुनाफामूलक उत्पादन सेवा प्रणाली सामाजिक वितरण प्रणाली का अर्थतंत्र आता है, तो पुराने शिष्टाचार की सीमा टूट जाती है, पुराने उत्पादन आधारित सामाजिक वितरण प्रणाली के नियम टूट जाते हैं और चीनी समाज घोर उथल पुथल में चला जाता है। आपको इतिहास पढ़िएगा तो जब उस समय में जो केंद्रीय राज सत्ता के होते हैं संचालक, वो सारे पुराने शिष्टाचार के नियमों के किताबों को जला देते हैं। जो सामाजिक गुरु पुराने नियमों पर आचरण करने के लिए लोगों को सलाह देते हैं, उनको मृत्युदंड दे दिया जाता है। बड़े बड़े माने सामाजिक गुरु अपनी पुस्तक को दीवार में छिपा करके रखते हैं, उसको बंद कर देते हैं दीवार में। अब जब उथल पुथल का युग खत्म होता है और पुनः संतुलितता का युग आता है, समय आता है, तो फिर से एक नया संतुलन पैदा होता है। सामाजिक उत्पादन आधारित वितरण प्रणाली और सामाजिक मुनाफामूलक वितरण प्रणाली, मुनाफामूलक सामाजिक वितरण प्रणाली, ये दोनों संतुलित होकर के लागू होते हैं और तब यह मशीन युग तक आता है। आप देख लीजिए, माओ त्से तुंग ने 1974 में सांस्कृतिक क्रांति की। भारत में जयप्रकाश नारायण जी मधेपुरा आए हुए थे और मधेपुरा में उन्होंने कहा कि माओ त्से तुंग बहुत बड़े संसार के क्रांतिकारी हैं और ये जो सीपीआई वाले हैं ये इनके विरोधी हैं। तो ये संघीय प्राचीन संघीय उत्पादन प्रणाली को मशीन युग में लाना चाहते हैं। माओ त्से तुंग सांस्कृतिक क्रांति के दौर में वो तो सफल होगा नहीं ना। तो माओ त्से तुंग की सांस्कृतिक क्रांति सफल नहीं हुई। पुराने युग को नए युग में घुसाना संभव नहीं था और इसकी नकल तो कंबोडिया के हेंग सेमरिन साहब ने की। बहुत विभत्स रूप हो गया। मशीन युग में अति प्राचीन संघीय सामाजिक श्रम को स्थापित करने के पागलपन में हेंग सेमरिन ने कंबोडिया को कब्रगाहों का देश बना दिया और अंत में सिहानुक साहब को आकर के उस संतुलन को बनाना पड़ा। तो इस तरह से श्रम के नियम, विवाह के नियम, विचार के नियम, अनुशासन के नियम और व्यक्ति के मानवाधिकार के नियम, सारे के सारे नियम संघीय हैं। वहाँ पर पूंजीवादी जगत के लोग ये संघीय उत्पादन प्रणाली को समझते ही नहीं हैं। इनको संतुलितता मूलक प्राकृतिक परिवेश का कोई ज्ञान ही नहीं है। इसलिए वे चीन में मानवाधिकार हनन की बात करते हैं। सियानमान चौक पर जो अमेरिका से पढ़ करके आता है, उसको चाहता है वो आदमी सब कि ये जो प्राचीनतम शील संयम वाला समाज है, ये संघीय समाज की आधारशिला को उखाड़ करके फेंक दो। लेकिन चीन की जनता वह होने नहीं दे रही है और उसमें सफल भी नहीं होंगे दुनिया के पूंजीवादी जगत के लोग।
भले ही ढेर सारे मीडिया चिल्लपों करते रहें, और चीनी समाज अपने सामाजिक परिवेश के अनुकूल अपने को नया बना रहा है, नया बना रहा है, मशीन युग के समान बना रहा है। और धीरे 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 वैज्ञानिक समाजवाद के स्थापना में, वैश्विक वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। ढेर सारे हील डोल होते रहते हैं, लेकिन चीन की दिशा अंतिमतः संघीय समाज को वैज्ञानिक समाजवादी समाज में ढालना ही है, और यह पूरा होगा। यही आज तक हम देखते हैं। इसके बाद अगले कार्यक्रम में हम अभावमूलक समाज की रचना में कैसे ये 5 नियम लागू होंगे, इसको हम देखें।